नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। स्टॉक मार्केट तेजी से गिरा है, ज़बरदस्त गिर गया है। और ये जो गिरावट है, इसको कहते हैं गिरने की भी हद होती है। इस गिरावट में भी सबसे ज़्यादा तगड़ी गिरावट जो आई है वो अडानी साहब के पास आई है। अडानी साहब की हर कंपनी गिरी है और धूल चाटी है उसने। उसी तरह से SBI को भी तगड़ा फटका लगा है और तो और अंबानी साहब भी बच नहीं सके हैं। अडानी जी को तगड़ा वाला नुकसान हुआ है। उनको जो नुकसान हुआ है वो 60,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का हुआ है। 60,000 करोड़ का मतलब समझ लीजिए कि एक आध राज्य का खर्चा चल जाएगा उससे। इतने का नुकसान अडानी जी को हो गया है। और रिलायंस इंडस्ट्री को भी 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है। SBI का शेयर भी बुरी तरह से गिरा है और अंबानी साहब की करीब 10% से ज़्यादा, अब ये आंकड़ों में नहीं जाएंगे, गिर गई है दौलत। तो ऐसा क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ है? शेयर बाज़ार अचानक बोरा क्यों रहा है और क्यों इस तरह से बहुत सारे हमारे इंडेक्स गिर रहे हैं, इसको आज हम सरल भाषा में समझेंगे और इसके पीछे की पॉलिटिकल चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। शेयर मार्केट का मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे शेयर खरीदने की देहले भर की तमीज़ नहीं है। मैंने आज तक 1 रुपये का कोई शेयर नहीं खरीदा है। तो मेरे वीडियो और मेरी बातों को सुन के अगर किसी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप सबसे बड़े मूर्ख कहलाएंगे। इसलिए मेरी कोई सलाह ना माने। बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, टीवी चैनलों पे सलाह दे रहे हैं और सेबी और वो सब उनसे दुखी हैं क्योंकि वो बीच में खेल भी करने के बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। लेकिन मैं आज आपको बताऊँगा वो खरी बातें जो सीधे सीधे असर डाल रही हैं, और वो बातें शेयर बाज़ार के सेंटीमेंट, शेयर बाज़ार के अंदर की अफवाहें या कहें खबरें और स्पेकुलेशंस। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। अब मैं इस डिटेल में नहीं जाऊँगा, ग्रीन एनर्जी कितना गिरा, अडानी इंटरप्राइजेज कितना गिरा, वगैरह वगैरह। लेकिन मार्केट के अंदर कुछ सेंटीमेंट हैं और लोगों का कहना यह है कि शेयर बाज़ार बगैर किसी प्रमाण के, बगैर, इसका नाम ही सेंसिटिव इंडेक्स है, बगैर किसी ठोस खबर के और बगैर किसी आधार के, सिर्फ आशंकाओं के आधार पर ही बड़े बड़े फैसले ले लेता है। यह शेयर बाजार की खासियत है। तो अभी जो है वो क्या हो रहा है मार्केट में, और मार्केट ऐसा क्या सेंस कर रहा है, मार्केट को वो कौन सी बात है जो भविष्य की आहट लग रही है, उसको हम समझेंगे। और उसी चीज़ के कारण जो हमारा मार्केट है वो इस तरह का व्यवहार कर रहा है। ये चीज़ें कहीं रिकॉर्ड पे लिखी नहीं जाती हैं। ये जो ट्रेडर कम्युनिटी है उसके बीच में बातें होती हैं और उसके आधार पर लोग फैसले लेने लगते हैं। देखिए, कल एक फैसला आया था इलेक्टोरल बॉन्ड वाला, कल या परसों। उस फैसले के आधार पर अब जो पॉलिटिकल डोनर्स हैं उनका रिकॉर्ड सामने आने वाला है। हालांकि खबर यह है कि SBI ने बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन छिपा ली है। अभी वो जब तक कंटेम्प्ट में एकदम डंडा नहीं खाएंगे सुधरेंगे नहीं। और वो इन्फॉर्मेशन है जो बॉन्ड्स के नंबर वाली है। उसके बावजूद चूँकि बॉन्ड्स खरीदने के बाद 15 दिन के अंदर ही उनको भुनाना पड़ता है, तो एक अंदाज़ा लग सकता है कि 15 दिन पहले किस आदमी ने बॉन्ड खरीदा था, किस किस ने खरीदा था। और सरकार में चूँकि एक पार्टी बैठी है, उस पार्टी से वो संभावित उसको लाभ क्या मिला, इससे वो अंदाज़ा लग जाता है, इस हाथ दे उस हाथ ले वाली थ्योरी। तो ये जो खबर आई है इसके बाद में मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं इस बात को लेकर सुगबुगाहट है कि मोदी जी के सरकार में रहते हुए किन लोगों ने सबसे अधिक लाभ लिया होगा और उन कंपनियों के शेयरों पर ज़्यादा असर पड़ा है। बहुत सारे फैक्टर्स थे, सिर्फ ये फैक्टर नहीं था। दुनिया भर में शेयरों की बिकवाली चल रही है, ये भी फैक्टर है। ये भी फैक्टर है कि ये वो दौर है जबकि जो फंड्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स, वो अपने पैसे को, अपने अकाउंट को थोड़ा ठोस कर रहे होते हैं, तो अपना जो बेचना खरीदना इस दौरान निपटाते हैं। इसलिए मार्च में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये सामान्य नहीं है। जो शेयर बाज़ार के जानकार हैं वो ये बता रहे हैं कि ये सालों में कभी नहीं हुआ।
तो शेयर बाज़ार जो है उसमें इन सब के अलावा जो बड़ा फैक्टर बन रहा है वो एक तो ये बन रहा है कि वो कौन कौन सी कंपनियां हैं, किनका फेवर लिया नहीं लिया। तो लोगों को डर लगता है कि हिंडनबर्ग की तरह कुछ और खुलासा हो गया, भले ही बाद में कंपनी जो है वो गंगा स्नान करके शुद्ध होकर निकल आए, लेकिन मेरा इन्वेस्टमेंट तो लड़खड़ा जाएगा ना। तो स्टॉक मार्केट वाला ये सब नहीं देखता कि अंत में कौन जीतेगा, वो ये देखता है कल की लड़ाई और परसों की लड़ाई में कौन जीतने वाला है, उसी हिसाब से वो पैसे तय करता है। तो ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड हैं इनको लेकर एक आशंका तो ये है। दूसरा एक और बड़ा खतरनाक डेवलपमेंट हुआ जिसको लेकर स्टॉक मार्केट बहुत चिंतित है। वो डेवलपमेंट ये है कि सरकार को लेकर स्थिरता पे सवाल उठने खड़े हो गए। सवाल ऐसे उठने खड़े हो गए हैं क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड का एक मसला तो आ ही गया है, इसके अलावा एक और चीज़ हो गई है। हमारी जो सरकार है मोदी जी की, इसने एक काम किया जो मेरी नज़र में गड़बड़ किया। कानून की नज़र में उन्होंने अपने हिसाब से अभी तक ठीक किया है, लेकिन बाकी सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। हुआ ये कि भारत में जब चुनाव होता है तो चुनाव के लिए चुनाव आयुक्त का चयन होता है। जैसे अभी एक चुनाव आयुक्त साहब छोड़ के गए हैं, तो वो चयन कौन करे इसको लेकर एक व्यवस्था बनी हुई है। और उस व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दी कि भैया अगर सरकार खुद ही चयन कर लेगी तो वो अपने मन मुताबिक एक इलेक्शन कमिश्नर बना लेगी और वो चुनाव में उसको सपोर्ट करेगा। तो इसलिए 3 लोग बैठ जाओ, एक सत्ता दल का, एक विपक्ष का यानी प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता, और तीसरा बिठा लो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। 3 लोग मिलकर इसको तय करेंगे। केंद्र सरकार का तर्क ये था कि ये मामला कोर्ट का नहीं है और ये मामला जो काम का बंटवारा है संविधान के मुताबिक उसको लगा कि ये काम तो करेगा तो विधायिका करेगी। तो विधायिका करेगी में इन्होंने एक कानून बनाया, एक अमेंडमेंट कराया उसको संसद में। जिस तरह से अभी बहुत सारे कानून पास कराए हैं, पहले हाउस खाली कराओ पास करा लो। तो ये जो कानून पास हुआ इसमें उन्होंने ये किया कि 3 लोग होंगे कमेटी में, एक मोदी जी और एक मोदी जी का मंत्री और तीसरा विपक्ष का नेता। तो मोदी जी और मोदी जी का एक कैबिनेट मंत्री उसका मेंबर बना दो, विपक्ष का नेता बना दो। तो ये जो कानून था, इस कानून को लेकर अभी तक ये चल रहा था कि भाई अध्यादेश लाके सरकार ने सब कानून बदल दिया है, अब सरकार अपने तरीके से चुनाव आयोग को चुनेगी। और इसी बीच में 3 में से एक रिटायर हो गए थे, दूसरे अभी कल परसों चले गए थे, बचे हैं 1। तो हमारे जो मोदी जी की पावर जो है वो चुनाव आयोग बनाने की बढ़ गई थी। इलेक्शन से ठीक पहले 15 तारीख को चुनाव आयोग वेबसाइट पे डेटा डालेगा, किसने इलेक्शन बॉन्ड खरीदा और उसका इलेक्शन बॉन्ड वगैरह वगैरह, और कितने इलेक्शन बॉन्ड किस पार्टी के खाते में आए, किस पार्टी ने कितना पैसा इलेक्शन बॉन्ड से कमाया और किस किस ने इलेक्शन बॉन्ड खरीदे। ये जानकारी आ जाएगी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे। फ्राइडे है, सैटरडे संडे बंद है उसके बाद मार्केट। और दूसरा, उसी फ्राइडे को 15 तारीख को ही हियरिंग के लिए ये वाला मामला आ रहा है। इस मामले में ये देखा जाएगा कि केंद्र सरकार ने जो कानून बना लिया और चुनाव आयुक्तों के चयन का अधिकार अपने पास ही रख लिया एक तरह से। भाई अगर बहुमत के आधार पर फैसला होना है, 2 आदमी मोदी जी के ही हो गए, तो मोदी जी जिसको चाहेंगे वो बनेगा, तो ये ड्रामा ही क्यों करना कमेटी बनाने का। तो उस मामले में 15 तारीख को हो रही है सुनवाई और उसमें ये चेक किया जाएगा। चीफ जस्टिस ने बोल दिया है कि इसको लिस्ट कर लिया जाए, और वो चूंकि खुद चीफ जस्टिस हैं इसलिए वो इसकी सुनवाई नहीं करेंगे, ऐसी खबर है। अब ये मामला हो गया लिस्ट। प्रशांत भूषण इसमें याचिका करता है। तो 15 तारीख को ही चुनाव आयोग के इस मामले को सामने लाया जा रहा है। तो सरकार का एक ऑलरेडी चुनाव आयोग खाली पड़ा हुआ है, एक व्यक्ति है और 2 घर पे हैं, एक रिटायर हो गया और अब उनका चयन होना है। और उनके चयन से पहले 15 तारीख को चूंकि शीघ्र सुनवाई की जाए ये अपील की प्रशांत भूषण ने, और कोर्ट ने 2 दिन बाद की तारीख दे दी। तो अब ये होगा कि नए जो चुनाव आयुक्त बनेंगे कहीं ऐसा ना हो कि वो मोदी जी की मर्जी के खिलाफ बन जाए। अगर वो मोदी जी की मर्जी के खिलाफ बनते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक होगा विपक्ष का नेता, एक होगा सुप्रीम कोर्ट,
और सुप्रीम कोर्ट किस तरह से क्रिटिकल होता है आप देख लीजिए। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो चुनावों में मोदी जी की जो मनमर्जी है वो काफ़ी कम हो जाएगी। शेयर मार्केट के जो जानकार हैं वो सब जानते हैं कि अभी तक के जितने चुनाव हुए हैं, अभी तक के जितने, केवल एक अटल जी वाला वो चुनाव हार जाए, ये शाइनिंग इंडिया वाला, हर चुनाव में शेयर मार्केट ने जो सेंस किया वही हुआ। और इस बार चुनाव के पहले शेयर मार्केट को लग रहा है कि चुनाव में मोदी जी की सरकार लड़खड़ा सकती है, गड़बड़ा सकती है। सबसे पहले शेयर मार्केट सेंस करता है। बाकी चीज़ें मैं आपको बताता ही रहता हूँ, राम मंदिर का मुद्दा और ये सब चीज़ें अब कम हो चुकी हैं। बीजेपी के पास कोई मुद्दा दिख नहीं रहा है। चुनाव से ठीक पहले लगातार उनके सेंटीमेंट कमज़ोर होते जा रहे हैं और रोज़ रोज़ नेगेटिव खबरें आ रही हैं। और जब ये खबरें आने लग जाएं कि आप जो है वो आपने जो अध्यादेश लाया, ये लाए, वो सब, दूसरा वो सीए वाला मामला भी अब अंतर्राष्ट्रीय मसला बन गया है। पूरी दुनिया में उसकी बुराई हो रही है और इसलिए हो रही है कि जहाँ तक अल्पसंख्यक का सवाल है तो आपने पाकिस्तान में शिया मुसलमान तो पीड़ित हैं, अल्पसंख्यक भी हैं, तो उनको आपने नागरिकता के क्राइटेरिया से बाहर क्यों रखा? रोहिंग्या भी अल्पसंख्यक हैं म्यांमार में और पीड़ित हैं, और उनको तो मुसलमान मानने को बांग्लादेश वाले ही तैयार नहीं हैं, उनको आपने क्यों नहीं रखा? तो इन सब चीज़ों को लेकर, क्योंकि नागरिकता किसी देश की देने के मामले में अगर कोई देश धर्म के आधार पर फैसला करता है तो बुरी बात मानी जाती है। तो ये मसला संयुक्त राष्ट्र में भी आ रहा है। तो हर तरफ से बुरे सेंटीमेंट्स आ रहे हैं। स्टॉक मार्केट छोटे छोटे सेंटीमेंट्स पे फैसले लेता है, और जब ये इतनी सारी चीज़ें हो रही हों तो भगदड़ मच गई। किसी को लग रहा है एसबीआई के साथ इतना निकल गया, एसबीआई की नाक कट रही है, बेइज्जती हो रही है, बेच दो। गिरा एसबीआई का स्टॉक। अडानी साहब मोदी जी के पर्याय बने हुए हैं कि भाई मोदी जी जाएंगे तो ही अडानी जी ऊपर जाएंगे, गिरेंगे तो गिर जाएंगे। अब मोदी जी लड़खड़ा रहे हैं, भैया अडानी से पैसे निकाल लो। इस बीच में एक और खबर भी आई। जब हिंडनगर का मामला हुआ था तो सब लोग अडानी का शेयर बेच रहे थे, तो वो जीक्यूसी वगैरह एक कंपनी जो है, जीक्यूजी शायद है, उस कंपनी ने अडानी जी के जब गिरते हुए शेयर को खरीद लिया था, और बार में पैसा लगाते लगाते उसके पास काफ़ी शेयर अडानी जी के हैं। और खबर मार्केट में ये आई, ये खबर की पुष्टि नहीं है, लेकिन जो स्टॉक मार्केट में लोगों को की जो कानाफूसी है, ये सब कुछ कानाफूसियाँ हैं। स्टॉक मार्केट में कुछ ऐसा नहीं होता कि लिखित पे वहाँ बोर्ड पे लगाया जाए कि वो कंपनी भी अब शेयर बेच सकती है। इस परिस्थिति को देखते हुए आ गई तबाही। 100 अरब के क्लब से बाहर और बड़ा नुकसान। अडानी के ग्रुप लाल शेयर के नीचे रहे हैं, बड़ी गिरावट देखने को मिली है। ऑटोमोबाइल सेक्टर से लेकर बैंकिंग सेक्टर तक के दिग्गज नाम शामिल हैं। बुधवार को टॉप अमीरों की लिस्ट में भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी और मुकेश अंबानी को बड़ा घाटा झेलना पड़ा है। इसके अलावा 90,000 करोड़ रुपए घट गया है मार्केट कैपिटल में गौतम अडानी की। 30,000 करोड़ अंबानी का घट गया है। 13% के आसपास उनका शेयर टूटा है। इसके अलावा 5 से 8% तक की बड़ी गिरावट अन्य शेयरों में मिली है। देखिए, अब बाकी शेयर 5 से 8% गिरे हैं, इनका 13% गिरा है। इसके साथ साथ जो नेट वर्थ है गौतम अडानी की, उसमें 66,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा कम हो गए हैं। अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है, $3.5 अरब, क्योंकि अंबानी को भी ये माना जाता है कि वो मोदी जी से कहीं ना कहीं थोड़ा एसोसिएट हैं। इसी तरह से उनका शेयर पे 2.63% की उनके शेयर में गिरावट आई है। मार्केट वैल्यू भी कम हो गई है रिलायंस मार्केट की। इसके अलावा 10% ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के 9.24% गिर गए हैं। इसके अलावा और भी बुरा हाल है। तो ये सारी चीज़ें आपको ये बता रही हैं कि स्टॉक मार्केट को डर लग रहा है। आप एक जैसे होता है ना सट्टा बाजार, सट्टा बाजार का जो डर है वो दूसरा होता है, लेकिन स्टॉक मार्केट का डर ठोस सूचनाओं पर आधारित भी नहीं होता। वो इस आशंका वर्त, अगर उसको सपने में दिखा, किसी आदमी को अगर सपने में दिखा कि भाई साहब जिस कंपनी का शेयर मेरे पास है, कल उसकी बिल्ली भाग गई
या उसके मालिक के पेट में दर्द होने वाला है या हार्ट अटैक होने वाला है, तो भी वो सुबह फैसला लेता है। ये बहुत सेंसिटिव मार्केट है और ये एक इंडिकेशन जो है, जो भविष्यवाणी है स्टॉक मार्केट की, वो ये बता रही है कि उसका सेंटीमेंट मोदी सरकार को लेकर गड़बड़ाया हुआ है, वो कॉन्फिडेंट नहीं है। और ये जो जितने घटनाक्रम आ रहे हैं एक के बाद एक, अभी और भी आने वाले हैं, रेवेन्यू शेयर का मामला है राज्यों के साथ में, और बहुत सारे केस एक के बाद एक लगे हुए हैं। और चूंकि अब अधिसूचना हो जानी चाहिए थी, पता नहीं क्यों टल रही है, कुछ दिन में हो जाएगी, तो उसके बाद और भी बहुत सारे लोग, जो लोग अभी तक डरे हुए थे, वो भी बाहर निकल के आ जाएंगे। इस बीच में एक और कंपनी है जिसने टिब्बरवाल ग्रुप, उसको लेकर भी बड़ा मसला है, क्योंकि वो कंपनी, उसको लेकर सेबी ने कुछ कठोर कदम उठाए हैं और आरोप है कि वो विदेशी धन लाकर सीधा यहाँ पर लगा रही थी, और उसकी वजह से भी काफ़ी हद तक गड़बड़ हुआ है। और इसके गड़बड़ होने में बहुत सारे लोगों के पकड़े जाने की आशंका है। जो भी है, हर तरफ रायता फैला हुआ है और सेंटीमेंट मार्केट का लड़खड़ा गया, इसीलिए ये सब उठापटक हुई है। अभी भी स्थितियाँ बहुत जल्दी सामान्य होने के आसार नहीं हैं। जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरा सिर्फ इस स्टॉक मार्केट के पॉलिटिकल जो स्पेकुलेशंस हैं उसका स्टॉक मार्केट पे क्या असर पड़ा है, वो बताने का मकसद था। शेयर मत खरीद लेना और ना बेच देना मेरी किसी भी राय पे। बहुत एक्सपर्ट बैठे हैं, उनकी बात मानो। नमस्कार, जय हिंद।